विक्रांत सर करेंगे। और यकीन मानिए, जब वो आएंगे ना तो सबकी औकात बता देंगे। कुसुम जी गुस्से में अंशा से बोली, अंशु, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जादुई खंजर ढूंढने से मना क्यों कर रही हो? अंशा रोते हुए बोली, क्योंकि अपने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला झूठ की नींव पर रखकर शुरू किया है, जो मुझे मंजूर नहीं है। मेरे डैड बोलते थे, जो रिश्ते मतलब के लिए जोड़े जाते हैं वो कभी सच्चे नहीं होते। पीयूष अंशा को घूरते हुए बोला, अंशा प्लीज ये नाटक तुम ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। तुम्हारी तो मन की ही हुई है। तुम पिछले 1 साल से बिग ब्रो की मिस्ट्रेस बनकर उसके साथ रहा रही थी। अरे हमने तो तुम्हें इज्जत दी है शादी करवाकर। अंशा पीयूष की बात सुनकर चिल्लाते हुए बोली, ये झूठ है। मैं विक्रांत सर की मिस्ट्रेस नहीं मंगेतर थी। हम लोग शादी करने वाले थे। मोहिनी अंशा को देखकर बोली, घटिया लड़की। अंशा ने कड़वे लहजे में जवाब दिया, आपने इसी घटिया लड़की को अपने घर की बहू बनाया है। मोहिनी और बाकी फैमिली मेंबर्स हंसने लगते हैं। उनकी हंसी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज था जो छुपा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर अभी भी ब्रेकफास्ट चल ही रहा था, पर अंशा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो सबको खाना सर्व कर रही थी, पर उसकी आंखें सूजी हुई थीं और शरीर थकान से झुक चुका था। 2 दिन से बिना खाना पानी के काम करते करते उसकी हालत अब जवाब देने लगी थी। अचानक उसके सिर में चक्कर आया और वो अपनी जगह पर ही लड़खड़ाकर नीचे फर्श पर बैठ गई। अंशा! रघुवेंद्र जी अचानक कुर्सी से उठते हुए बोले, इसको कुछ खाने को दो। वैदेही ने उनकी बात सुनते ही फौरन सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई दया नहीं, बल्कि एक हिसाब लगाने वाली नजरों का भाव था। हाँ, खाना तो देना पड़ेगा, आखिर इससे हमें अपना काम कराना है। वैदेही ने मोहिनी की तरफ देखा। मोहिनी ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और पास खड़े एक सर्वेंट को इशारा किया। फिर धीरे से उसके कान में कुछ कहा। सर्वेंट चुपचाप वहां से चला गया। कुछ ही मिनटों बाद वो लौट आया और उसके हाथ में था बिल्लू का खाना खाने वाला बाउल। सबकी आंखें उस बाउल पर टिक गईं। अंशा की सांसें रुक सी गईं। सर्वेंट ने वो बाउल अंशा के सामने फर्श पर रख दिया। मोहिनी ने अपनी प्लेट से कुछ बचा खुशा, पराठा, थोड़े से चावल और सब्जी उठाकर बाउल में डाला, एकदम हिकारत से। लो बहू रानी, आज का ब्रेकफास्ट स्पेशल है, बिल्लू स्टाइल में, उसने ताना मारते हुए कहा। अंशा ने उसकी तरफ गुस्से में देखा। आंखों से आग निकल रही थी। मार जाऊंगी, पर ऐसे बेइज्जती भरे खाने को हाथ नहीं लगाऊंगी, वो कांपती आवाज में बोली। मोहिनी की आंखों में खून उतर आया, पर उसके चेहरे पर वो दिमाग घुमा देने वाली ईविल स्माइल बनी रही। ओह, तो फिर तू ही अपनी अंकल आंटी की मौत की जिम्मेदार होगी। अंशा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें हैरानी और डर से भर गईं। आप ऐसा नहीं कर सकती, वो बुरी तरह कांपती हुई बोली। मोहिनी एक झटके से नीचे झुकी, उसके बालों को मुट्ठी में भरकर खींचा। तो फिर बिल्लू के बाउल से खाना शुरू कर दे बहू रानी, वरना तुझे नहीं पता इस घर में क्या क्या हो सकता है। अंशा अब रोने लगी थी। उसके आंसू जमीन पर टपकने लगे थे। वो एक बार फिर इधर उधर नजर दौड़ाकर किसी अपने की तलाश कर रही थी, पर वहां सब लोग बस देख रहे थे। किसी की आंखों में न दया थी, न गुस्सा, न कोई भावना। अंकिता, सौम्या, अर्पिता सब अपनी प्लेट में झांक रही थीं। गजेंद्र जी न्यूज़पेपर पढ़ने का दिखावा कर रहे थे। वैदेही अपने नाखून देख रही थी। कुसुम जी ने एक बार कुछ बोलने की कोशिश की, पर वैदेही की नजरों ने उन्हें भी चुप करा दिया। अंशा ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी से बात कर रही हो। हबी, आप कब लौटेंगे? मुझे यहाँ से निकालिए। फिर उसने कांपते हाथों से उस बाउल की तरफ देखा। मोहिनी ने ठंडी आवाज में कहा, 3 सेकंड में खाना शुरू कर, नहीं तो तेरे अंकल आंटी गए। अंशा अब टूट चुकी थी। उसने अपने आंसू पोंछे और घुटनों के बल बैठकर बाउल के पास आ गई। सारी फैमिली की आंखें अब उसी पर थीं। उसने कांपते हाथों से बाउल में से एक टुकड़ा उठाया और अपनी प्लेट में डालने ही वाली थी कि मोहिनी ने उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं नहीं, प्लेट में नहीं, वैसे ही खा जैसे बिल्लू खाता है, बाउल से। अंशा की आंखें भर आईं, पर अब वो जान चुकी थी, या तो इज्जत जाएगी या जान जाएगी। उसने झुककर बाउल से एक निवाला खाया। सारी टेबल पर खामोशी थी, बस मोहिनी की हंसी गूंज रही थी।
ओबेरॉय पैलेस की बहू। और हालत देखो, अंशा ने बाउल से सिर उठाया। उसके चेहरे पर लगे खाने के टुकड़े और आंसू एक साथ गिर रहे थे। हबी, मैं टूट रही हूँ, जल्दी आ जाओ, वो बुदबुदाई। वैदेही ने रघुवेंद्र की तरफ देखा और बोली, अब ये लड़की हमारे कंट्रोल में है। अब ये खंजर भी ढूंढेगी और हमारे इशारे पर नाचेगी भी। रघुवेंद्र ने सिर हिलाया। और अंशा बस वहीं बैठी रही, उस बाउल के पास, जैसे अपनी इंसानियत को खुद अपनी आंखों से मरते हुए देख रही हो। एक पल ही उसकी जिंदगी पलट गई। जो लोग उसको अपने सिर पर बैठा रहे थे, वो ही लोग अब उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रहे थे। फैमिली के सभी मर्द ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल गए। ओबेरॉय एम्पायर के 10th फ्लोर पर बने ग्लास वॉल वाले मीटिंग हॉल में एयर कंडीशनर की ठंडी हवा चल रही थी, पर माहौल गर्म था। टेबल के चारों ओर बैठे थे गजेंद्र जी, रघुवेंद्र, भूषण, पीयूष और प्रशांत। बड़े बड़े फाइल्स खुले पड़े थे। स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन स्लाइड चल रही थी। गजेंद्र जी ने चश्मा ठीक करते हुए एक मोटी फाइल बंद की और बोले, देखो, प्रोजेक्ट का प्लान दमदार है। 1000 करोड़ की लागत, लेकिन कमाई इसका 3 गुना। रिस्क है, पर रिटर्न उससे बड़ा। रघुवेंद्र गहरी सांस लेते हुए बोले, हमारे पास जमीनें हैं, डिजाइन भी रेडी है, पर जो चीज नहीं है वो है पैसा, और वो तब आएगा जब कोई इस पर भरोसा करे। पीयूष, जो टेबल पर झुका हुआ चॉकलेट खा रहा था, बोला, भरोसा तो हम पर हर कोई करता है, बस किसी को थोड़ा धक्का देने की जरूरत है। प्रशांत ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, टाइम कम है। अगर 2 हफ्ते में इन्वेस्टर नहीं मिला तो बैंक लोन की प्रोसेस में हम प्रोजेक्ट से 3 महीने पीछे हो जाएंगे। भूषण, जो अब तक चुप था, अपनी कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बोला, हमें ऐसे इन्वेस्टर की जरूरत है जो न सिर्फ पैसा लगाए, बल्कि ओबेरॉय फैमिली के नाम और गेम को समझे। कोई छोटा मोटा नहीं, कोई बड़ा शार्प प्लेयर। रघुवेंद्र ने फाइल बंद करते हुए गजेंद्र जी की तरफ देखा। पापा, अगर एक बार फंडिंग मिल जाए तो हम पूरी सिटी की सबसे ऊंची टावर बना सकते हैं। ओबेरॉय स्काई टच, ये नाम ही लोगों की धड़कन बढ़ा देगा। गजेंद्र जी हल्का मुस्कुराए। नाम से ज्यादा लोगों को नजारा चाहिए, और वो हम देंगे। शर्त बस ये है कि कोई हमारे सपनों में इन्वेस्ट करे। उसी वक्त मीटिंग हॉल का दरवाजा खटखटाया गया। यस, रघुवेंद्र ने सिर उठाते हुए कहा। दरवाजा खुला और उनका पीए अंदर आया, हल्का सा झुका। सर, एक जरूरी अपडेट है। रघुवेंद्र ने सिर से इशारा किया। बोलो, पीए ने कहा। हमें इन्वेस्टर मिल गया है और वो आज ही आपसे मीटिंग करना चाहता है। शाम 6 बजे ओबेरॉय एम्पायर में ही सारे चेहरों पर हलचल फैल गई। पीयूष सीधा हो बैठा। इतनी जल्दी? कौन है वो? पीए ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा, नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ सर, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल का इन्वेस्टर है। उसका अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। प्रशांत ने झट से पूछा, हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स कैसे पहुंची उसके पास? पीए बोला, उसके एक वकील ने हमसे खुद कांटेक्ट किया। उन्होंने प्रेजेंटेशन की डिमांड की थी 2 दिन पहले और हमने भेज दी थी। शायद प्रेजेंटेशन देखकर ही वो मीटिंग को रेडी हुआ है। गजेंद्र जी ने सीरियस फाइनेस में पूछा, क्या उसने कोई डिमांड रखी है अभी तक? नहीं सर, सिर्फ मिलने की रिक्वेस्ट भेजी है, वो भी आज शाम। रघुवेंद्र ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, तो फिर हम तैयार रहेंगे। इस बार अगर सब कुछ सही गया तो ओबेरॉय एम्पायर एक नया चैप्टर शुरू करेगा। भूषण खड़ा होते हुए बोला, लेकिन हमें उसके बैकग्राउंड की पूरी रिपोर्ट चाहिए। आज की दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं होता, भरोसा भी जरूरी है। प्रशांत ने अपनी लैपटॉप उठाते हुए कहा, मैं उसके बारे में पता करता हूँ। मीटिंग से पहले उसकी प्रोफाइल हमारे सामने होनी चाहिए। गजेंद्र जी ने धीमी आवाज में कहा, बिल्कुल। ओबेरॉय फैमिली किसी से भी समझौता नहीं करती, चाहे वो डील हो या इज्जत। मीटिंग खत्म होते ही सब लोग अपने अपने नोट्स और लैपटॉप उठाकर बाहर जाने लगे, पर अब सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, आखिर कौन है ये नया इन्वेस्टर? वही दूसरी ओर ओबेरॉय पैलेस के अंशा आंखें गड़ाए एक एक टेबल, ड्रॉर और पर्दे के पीछे देख रही थी। कहीं तो होगा फोन, किसी का भी। बस एक कॉल लग जाए विक्रांत को। उसका दिल बेसब्र था, आंखों में आंसू और मन में बस एक ही चाह, अपने हबी से बात करके सब कुछ बता देना। उसी वक्त एक सर्वेंट किचन से बाहर निकला और उसने अपना फोन टेबल पर रख दिया। वो जल्दी जल्दी कप ट्रे में भरकर लेकर जाने लगा।
अंशा ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो दबे पांव आगे बढ़ी, फोन उठाया और कांपते हाथों से विक्रांत का नंबर डायल किया। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। कोई जवाब नहीं। प्लीज उठा लो, प्लीज हबी, बस एक बार। उसने फिर से कॉल मिलाया। इस बार हेलो। विक्रांत की भारी आवाज फोन में गूंजी। अंशा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई थी, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, छपाक, मोहिनी ने झपट कर फोन उसके हाथ से छीनकर डिस्कनेक्ट कर दिया और गुस्से में उसकी कलाई इतनी जोर से मरोड़ी कि अंशा की चीख निकल गई। आहा, छोड़िए, दर्द हो रहा है। बहुत चालाक बन रही है ना? लगता है अब तेरी अकड़ निकालनी पड़ेगी। मोहिनी ने फोन को दीवार पर दे मारा। स्क्रीन चकनाचूर हो गई। अंशा आंसू पीते हुए चिल्लाई, एक बार मेरे हब्बी को लौट आने दो, फिर देखिएगा आप सब क्या होंगे। आपको नहीं पता वो क्या कर सकते हैं मेरे लिए। मोहिनी ने पास खड़े सर्वेंट को आवाज दी, ओ सुन, इस महारानी को अस्तबल ले जा। वहाँ घोड़े के नीचे पड़ा गूस साफ करवाना है इससे। जरा असली शाही काम का मतलब समझे। सर्वेंट कुछ सेकंड तो चुप रहा, फिर धीरे धीरे सिर हिला दिया। अंशा ने एक कदम पीछे हटाते हुए कहा, आपको कोई हक नहीं है मुझे इस तरह ट्रीट करने का। मैं विक्रांत ओबेरॉय की वाइफ हूँ, बस एक बार मेरे हबी को लौटने दो। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, वाइफ? अंशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर जिद का स्वाद। आज जो कुछ कर रहे हो ना आप सब, कल उसी के लिए आपके सामने खड़ा हो गए। मेरे हबी विक्रांत ओबेरॉय, जिनकी दिल की धकड़ में हूँ, बस कर। मोहिनी ने उसके बाल पकड़कर जोर से खींचा। तेरी जबान काट दूंगी अगर और बकवास की तो। सर्वेंट अब अंशा को पकड़कर अस्तबल की ओर ले जा रहा था। रास्ते में वो सारे झूमर, वो चमकते मार्बल, वो महंगी पेंटिंग्स, हर चीज एक ताना मार रही थी, तू अब इस घर की रानी नहीं, नौकरानी है। अस्तबल में एक अलग ही सन्नाटा था। वहाँ 2 घोड़े बंधे थे और पास में ही हाथी के शेल्टर की सफाई हो रही थी। सर्वेंट ने एक पुराना झाड़ू और बाल्टी अंशा की तरफ फेंकी। ले, शुरू हो जा। मोहिनी मैम ने कहा है, एक पत्ता भी गंदा नहीं दिखना चाहिए। अंशा का गला भर आया। वो खुद से रोते हुए बोली, तभी विक्रांत सर अपने टॉक्सिक फैमिली के साथ नहीं रहते। उसने कांपते हाथों से सफाई शुरू की। आंखें बार बार भर आ रही थीं। वो खुद को बड़बड़ाते हुए कह रही थी, विक्रांत, कहाँ हो आप? मुझे आपकी जरूरत है। देखिए ना क्या कर रहे हैं ये सब मेरे साथ। घोड़े की एक हल्की सी हिनहिनाहट होती है, जैसे उसने अंशा की हालत समझ ली हो। अंशा ने आसमान की ओर देखा। भगवान, मेरे हबी को मेरी चीख सुनाओ। वो आएंगे, जरूर आएंगे। पास खड़े एक और सर्वेंट ने कानाफूसी की। ये लड़की अब भी सोचती है बड़े राजकुमार इसे लेने आएंगे। दूसरे ने हंसते हुए कहा, पता नहीं, पर इतना जरूर है, जब तक बड़े राजकुमार नहीं आते ये लड़की यहाँ की सर्वेंट नंबर 1 बन जाएगी। अंशा ने कुछ नहीं कहा। वो झुककर फिर सफाई में लग गई। उसका चेहरा अब गंध से भरा था। वो घोड़े को डांटते हुए बोली, तुम बार बार गंदी क्यों कर रहे हो? तुम्हारी भी शिकायत अपने हबी करूंगी और तुम्हारी की बम तुड़वा दूंगी। घोड़ा अंशा को देखकर हंसते हुए बोला, बहू रानी बनी नौकरानी। तुम्हें देखकर मुझे ये लाइन याद आ गई। कैसी है? अंशा मुंह फुलाकर क्यूट तरीके से होते हुए बोली, जानवर भी मेरा ही मजाक बनाएंगे। ओबेरॉय एम्पायर का टॉप फ्लोर। शाम के ठीक 6 बजे मीटिंग हॉल की बड़ी सी कांच की दीवार के पार सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। अंदर सारे चेहरों पर बस एक ही सवाल था, कौन है इन्वेस्टर? गजेंद्र, रघुवेंद्र, भूषण, पीयूष और प्रशांत अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। कमरे में एक गहरी भारी सी खामोशी थी। सबकी निगाहें दरवाजे पर जमी थीं। तभी धड़ाक, ग्लास डोर खुलता है। पहले एक लंबी परछाई, फिर आवाजों की आहट। हॉल में 2 लोग एंटर होते हैं। टैबीदा ग्रेवक्लॉ, काले रंग का हाई नेक गाउन, सिल्वर हेयर और आंखों में जहरीली मुस्कुराहट। उसके साथ राइडन, स्टाइलिश सूट में, पर चाल ऐसी जैसे किसी की नस दबा दे बस। रघुवेंद्र कुर्सी से खड़े हो गए और उनकी आंखों लाल हो गई। ये मजाक है? उन्होंने गुस्से से कहा। गजेंद्र जी ने चेहरा एकदम शांत रखा, पर आवाज में आग थी। हमने इन्वेस्टर बुलाया था, दुश्मन नहीं। टैबीदा आगे बढ़ती है, कुर्सी पर नहीं बैठती, बस अपनी उंगलियों से टेबल पर धीरे धीरे नाखून खटखटाती है। ओह कम ऑन गजेंद्र, बिजनेस में दुश्मन शब्द नहीं होता, बस डील होती है। और डील
मैं शानदार करने आई हूँ। पीयूष थोड़ा हैरान होकर बोला। तुम्हारा मतलब है तुम इन्वेस्टर हो? रायडन हंसा। क्यों, तुम्हें लगा तुम्हारी मदद करने कोई देवता आएगा? चलो शुक्र करो कि हम आ गए। भूषण गुस्से में कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोला। हमारी फैमिली के उसूल ऐसे नहीं हैं कि दुश्मनों की झूठन उठाएं। प्रशांत ने साइड में बैठकर फाइल बंद की और बोला, आपके नाम के साथ क्रेवक्लॉ जुड़ा है और वही हमारे लिए काफी है ना कहने के लिए। टैबीदा ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, कभी कभी न कहने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। और वैसे भी ओबेरॉय खानदान ने मेरे नाम से ज्यादा नुकसान देखा है, या अपनी खुद की गलतियों से? गजेंद्र जी ने सख्त लहजे में कहा। ओबेरॉय खानदान के दिन अभी इतने बुरे नहीं आए कि किसी ग्रेवक्लॉ की भीख लेनी पड़े। रायडन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, भीख नहीं, ऑफर है। डील साइन कर लो तो बहुत कुछ बदल सकता है, वरना। रघुवेंद्र बीच में बोले, वरना क्या? धमकी दोगे? तुम्हारे जैसे 100 रायडन आए और गए। ओबेरॉय खानदान खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। टैबीदा अब थोड़ा पास आई। उसकी आंखों में तंज था। तभी तो तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को अपने घर में कैद कर रखा है, ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके हमारे खिलाफ। क्यों, सही कहा ना? गजेंद्र जी ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। अंशा को हमने जबरदस्ती नहीं रोका है, वो हमारी बहू है और घर की इज्जत है। टैबीदा हंसते हुए बोली। इज्जत? या मतलब? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी के पास जवाब नहीं था। रायडन ने झुककर कहा, देखो, हम तो बस ऑफर लेकर आए हैं। फायदा तुम्हारा है, ना सुनोगे तो नुकसान भी तुम्हारा ही होगा। प्रशांत, जो अब तक शांत बैठा था, बोला, हमें नुकसान मंजूर है, पर खुददारी से समझौता नहीं। टैबीदा ने एकदम तीखे लहजे में कहा, ये खुददारी भी तब तक अच्छी लगती है जब तक टेबल पर रोटी हो। जिस दिन भूख सताएगी ना, खुद हाथ जोड़ते आओगे। गजेंद्र जी ने खड़े होकर कहा, अगर भूखा रहकर भी अपने उसूल बचाने पड़े तो हम रह लेंगे, पर ओबेरॉय खानदान झुकेगा नहीं। ग्रेवक्लॉ के सामने तो बिल्कुल नहीं। टैबीदा ने पलटकर रायडन को देखा। चलो रायडन, ये लोग सिर्फ दिखावे के राजा हैं, हकीकत में ये डर गए हैं, इसलिए बहस नहीं करेंगे, बस इनकार करेंगे। रायडन दरवाजे की तरफ बढ़ा। जो मौका खोया है आज, उसका पछतावा बहुत जल्दी होगा, और उस दिन हम टेबल पर नहीं, तख्त पर होंगे और तुम नीचे झुके होंगे। टैबीदा ने जाते जाते मुड़कर कहा, अंशा को मेरा प्यार देना और कहना उसकी ग्रैंड मॉम उसे बहुत मिस करती है। दरवाजा बंद हुआ। अजीब सी चुप्पी हॉल में भर गई। रघुवेंद्र जी ने लंबी सांस ली। दुश्मन सामने आए तो ये लोग कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें सावधान रहना होगा, बाकी सब हाँ में सिर हिलाते हैं। शाम की रोशनी ढल चुकी थी और जयपुर के सबसे एक्सक्लूसिव होटल रेगल माउंट के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों की कतार लग चुकी थी। होटल का हर कोना फ्लोरल लाइट्स और गोल्डन डेकोर से सजा हुआ था। अर्पिता, सौम्या और अंकिता इस हाई प्रोफाइल फैशन इन्वेस्टमेंट पार्टी में आई थी। अंकिता हमेशा की तरह सबसे स्टनिंग लग रही थी। ब्लैक स्ट्रैपी सिल्क गाउन लो बैक कट के साथ, जो उसकी फिगर को और भी उभार रहा था। बालों को उसने खुला रखा था, हल्के वेव्स में जो उसकी कमर तक गिरते थे, और उसकी हाइट और फिगर को कम्प्लीमेंट करते हुए हर नजर वहीं रुक रही थी। अंकिता ने ब्लैक फ्राई नेक ड्रेस पहनी थी और सौम्या ने वन पीस ड्रेस पहनी थी। सौम्या और अर्पिता पार्टी में आई बिजनेस वूमन और मॉडल से बात करने में बिजी थी। वहीं अंकिता अपने ग्लास में जूस लेकर पार्टी हॉल के एक कोने में खड़ी थी। सामने बड़ी सी विंडो से पूरे शहर की लाइट्स दिख रही थीं। उसके चेहरे पर उस टाइम बोरियत साफ दिख रही थी, जैसे ये सारी चमक दमक अब उसके लिए पुरानी बात हो चुकी हो। ओबेरॉय गर्ल्स के लिए ये हाई प्रोफाइल पार्टी आम थी। तुम्हारा मूड तो ऐसा है जैसे किसी ने यहाँ जबरदस्ती भेज दिया हो। पीछे से एक डीप ठंडे आवाज आई। अंकिता ने बिना मुड़े ही जूस का घूंट लिया, फिर बेहद नपे तुल्ले एक्सप्रेशन के साथ घूमी। रायडन ग्रेवक्लॉ, नेवी ब्लू 3 पीस टक्सीडो, उसके अंदर डार्क ग्रे शर्ट और नो टाई, बाल परफेक्टली स्टाइल्ड, चेहरा क्लीन शेव और वो आईज जैसे किसी पुराने जमाने के खतरनाक प्रिंस की आंखों में कोई काली साजिश हो। रायडन अंकिता की आंखों में देखकर बोला, तुम अगली बार भी ब्लैक पहनना, तुम्हारे मूड को सूट करता है। अंकिता ने अब भी अपने एक्सप्रेशन को ढीला नहीं पड़ने दिया। मैं दुश्मनों की सजेशन नहीं लेती। रायडन तिरछी मुस्कान मुस्कुराया।
मिस अंकिता ओबेरॉय, तुम्हें शायद पता नहीं है, एक लड़का कभी दोस्त और दुश्मन नहीं हो सकते। अंकिता का चेहरा हल्का सा टाइट हुआ, लेकिन उसने पलट कर कहा, तुम्हारी बातें किसी स्टोरी बुक के विलन जैसी लगती हैं, दिलचस्प पर खतरनाक। तो फिर मैं वो चैप्टर बनना चाहूंगा जिसे तुम बार बार पढ़ो पर खत्म ना कर सको। इस बार अंकिता ने हंसकर सर झटक दिया। रायडन अब उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो चुका था, इतनी नजदीक कि अंकिता की बाएं नंडी फ्रेग्रेंस अब उसकी सांसों में घुल रही थी। रायडन ने अंकिता की कलाई पकड़ते हुए धीरे से कहा, तुम्हें देखकर मन करता है दुश्मनी को प्यार में बदल लूं। अंकिता ने बिना हाथ छुड़ाए पूछा, ये बात अगर तुम्हारी ग्रैंडमदर ने सुन ली तो तुम्हारी खैर नहीं। रायडन तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, मेरी ग्रैंडमदर तो बड़ी खुशी होगी जब उन्हें पता चलेगा उसका ग्रैंडसन दुश्मन की बेटी के साथ इश्क फरमा रहा है। अंकिता का हाथ अब भी रायडन की उंगलियों में था, लेकिन इस बार उसने छुड़ाया नहीं, बस हल्का सा उसकी ओर झुककर बोली, तुम्हें ये सब कहने में डर नहीं लगता? मैं ओबेरॉय खानदान की बेटी हूं और तुम। ग्रेवक्लो, रायडन ने खुद अपनी बात पूरी की। तुम्हारे खानदान के लिए दुश्मन, लेकिन मेरे लिए शायद पहली बार कोई ऐसा रिश्ता जिसकी डोर सिर्फ खून से नहीं खिंचाव से बंधी है। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए। बैकग्राउंड में धीमा रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में एकटक देख रहे थे। फिर रायडन ने उसके कान के पास झुककर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, डांस। अंकिता के गालों पर शर्म से लाल हो गए, लेकिन उसने नजरें नहीं झुकाईं। नो। रायडन की आंखों में जलन की हल्की चमक उभरी, पर उसने चेहरे पर उसे नहीं आने दिया। बस सीधा कहा, तो फिर तुम मुझे चैलेंज दे रही हो, अंकिता ओबेरॉय। अंकिता ने उसकी पकड़ से अपना हाथ धीरे से निकाला, जूस का आखिरी घूंट लिया और मुस्कुराकर बोली, चैलेंज नहीं, वार्निंग कहो। अंकिता स्टेज की ओर बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके होंठों पर जो हल्की सी मुस्कान थी वो किसी मासूमियत की निशानी नहीं थी, एक सीधी सी चुनौती। और वो जानती थी कि पीछे खड़ा रायडन उसका हर कदम देख रहा है। डांस फ्लोर की लाइट्स अब धीमी होकर नीले और गोल्डन शेड्स में बदल चुकी थीं, और वहीं कोने में खड़ा रायडन अपने वाइन ग्लास को कस कर थामे हुए था। उसके अंगूठे की नस तन चुकी थी। उसकी नजरें अंकिता को उस आदमी के साथ बात करते हुए देख रही थीं, एक बिजनेसमैन। उसने अंकिता को हाथ बढ़ाकर डांस के लिए इनवाइट किया था। और हैरानी की बात ये नहीं थी कि बिजनेसमैन ने पूछा, हैरानी ये थी कि अंकिता ने हाँ कर दी। वो धीमे कदमों से उसके साथ डांस फ्लोर पर चली गई। अब वहां सामने ही रायडन की आंखों के ठीक आगे अंकिता किसी और के साथ थिरक रही थी। 1 राउंड, 2 राउंड। उसके बाल हवा में उड़ते हुए जैसे उस डांस को और भी खूबसूरत बना रहे थे। उस आदमी की बाहें अंकिता के कमर के पास थीं और अंकिता के चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी, ठीक वैसी जैसी कोई किसी दुश्मन को नीचा दिखाते वक्त करता है। रायडन का सांस लेना भारी होने लगा। उसके हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास अब जैसे उसके गुस्से का शिकार होने ही वाला था। उसने वाइन का एक लंबा घूंट लिया। उसके माथे की नसें तन गई थीं। अंकिता की नजर एक पल को उस पर पड़ी और वो जानती थी उसकी इस शरारत का असर रायडन पर हो रहा है। उसने जानबूझकर अपनी उंगलियों से उस आदमी की कॉलर को हल्का छुआ, जैसे कुछ ठीक कर रही हो, लेकिन रायडन की आंखों में जैसे किसी ने तेल डाल दिया हो। वो अब जल रहा था, अंदर से, बाहर से, पूरी तरह। रायडन का जबड़ा कस गया। उसकी आंखें एक पल को लाल सी चमकने लगीं, पर फिर उसने खुद को कंट्रोल किया। तो ये गेम खेलना चाहती हो मिस अंकिता ओबेरॉय? उसने धीमे से बुदबुदाया। अब वो अपनी जगह से हिला। ठंडे स्टील की तरह उसकी चाल सीधी और नप्पी तुली थी। वो डांस फ्लोर के बिल्कुल पास आकर रुका, लेकिन वो अभी भी वहां नहीं गया, बस खड़ा रहा, आंखों में वो लावा लिए हुए जो अब भी फूटने वाला था। अंकिता ने अब भी डांस नहीं रोका, बल्कि उसने रायडन की आंखों में देखकर थोड़ा और करीब होकर डांस किया। डांस खत्म होने के बाद जैसे ही उस आदमी ने अंकिता को हाथ से पकड़कर पास करने की कोशिश की, वो हल्के से मुस्कुराकर पीछे हटी। थैंक्स, बट आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एन आफ्टर पार्टी, उसने उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा। फिर उसकी नजर रायडन पर गई। अब वो खुद उसके पास चलकर आई। रायडन वहीं खड़ा था, अब भी ग्लास हाथ में, लेकिन पूरी तरह गुस्से में। एंजॉयड द शो? अंकिता ने जानबूझकर सवाल किया।
रायडन ने ठंडी आवाज में कहा। उसके गले से हाथ हटाने का तरीका अच्छा था, लेकिन इतनी देर क्यों लगाई? ताकि तुम्हें महसूस हो, अंकिता ने धीरे से कहा, कि मैं भी तुम्हें इग्नोर कर सकती हूँ, और बहुत अच्छे से। रायडन का चेहरा अब और भी सख्त हो गया। तुम जानती हो ना, ये खेल जितना मजेदार है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। खतरों से खेलने की आदत है। वो मुस्कुराई, खासकर जब सामने वाला दुश्मन फैमिली का लड़का हो। रायडन ने वाइन ग्लास को बगल में रखे टेबल पर रखा। अब वो पूरी तरह से उसके सामने खड़ा था। तुमने जो किया उससे मेरी धड़कन नहीं बढ़ी। फिर उसकी आंखें उसकी गर्दन से नीचे खिसकी, उस गाउन की स्लिट तक। लेकिन आग जरूर लगी है, और मुझे इसे बुझाने का तरीका भी आता है। अंकिता का दिल एक पल को कांपा, लेकिन उसने चेहरा नहीं बदला। रायडन ने धीरे से कहा, तुम चाहती हो ना कि मैं तड़पूं? तो अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। अंकिता को उस एक लाइन से जैसे ठहराव आ गया। तुम चाहती हो ना कि मैं तड़पूं? तो अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। पर इस बार तड़प की शुरुआत रायडन से नहीं, अंकिता से हो चुकी थी। रायडन का चेहरा अब बिल्कुल उसके सामने था, आंखें गहरी और डार्क। उसकी बॉडी से उठती मस्कुलिन फ्रेग्रेंस सीधे उसकी नसों को डिस्टर्ब कर रही थी। इतना पास मत आओ, अंकिता ने सांस रोकते हुए कहा। रायडन हल्के से झुका, उसकी कमर के पास से हाथ ले जाकर धीरे से उसकी पीठ को छुआ। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कहती है और करीब आओ। रायडन आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन हर शब्द में करंट जैसा एहसास था। अगले ही पल रायडन ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रायडन, अंकिता हल्का सा चौंकी। तुम पागल हो क्या? तुम्हारा यही तो प्रॉब्लम है, उसने लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम मुझे सिर्फ पागल समझती हो, जबकि मैं खतरनाक हूँ। अंकिता अब उसकी बाहों में थी, उसकी आंखें सीने से लगी थीं, और हाथ अनायास ही रायडन की शर्ट की कॉलर को थाम चुके थे। लिफ्ट के अंदर जैसे वो एक अलग ही दुनिया बंद हो गई थी। बस उन दोनों की सांसें और उनकी निगाहों का अनकहा खेल। रायडन ने लिफ्ट का बटन दबाया, और उसकी उंगली ने जैसे ही पेंट हाउस टच किया, अंकिता की नजरें उसके चेहरे से नीचे गईं। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने धीरे से पूछा। जहां तुम्हें होना चाहिए था। तभी से, रायडन ने फुसफुसाया। मेरे करीब, और किसी के नहीं। अगले पल लिफ्ट के बंद दरवाजों के बीच रायडन ने अपनी पलकों को उसकी पलकों से छुआ। इतना क्लोज कोई होता है क्या? अंकिता ने थरथराती आवाज में कहा। जब दुश्मनी इतनी पर्सनल हो जाए, उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तो लड़ाई भी बेडरूम तक जाती है। अंकिता का चेहरा लाल हो चुका था, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसकी आंखें अब रायडन की शर्ट के खुले कॉलर के पास टिक चुकी थीं। ये खेल अगर कभी हार में बदला? उसने धीरे से पूछा। रायडन की आंखें अब और डार्क हो गईं। तब तुम मेरी सबसे कीमती हार बनोगी। लिफ्ट का दरवाजा खुला। रायडन ने उसे अब भी गोद में पकड़ा हुआ था, जैसे वो उसका हक हो, जिसे वो किसी और को छूने तक नहीं देगा। कॉरिडोर में कदम रखते ही रायडन ने धीरे से अंकिता को नीचे उतारा, लेकिन उसकी पकड़ अब भी उसकी कमर पर थी। अब तो छोड़ सकते हो, अंकिता ने हल्के सुर में कहा। छोड़ दूं? जब तुम खुद मेरी पकड़ में आना चाहती हो। अगले ही सेकंड रायडन ने उसकी कलाई खींचकर उसे खुद के करीब कर लिया। उनके होंठ अब एक दूसरे से इंच भर की दूरी पर थे। तुम्हें लगता है ये सब सिर्फ खेल है? रायडन ने पूछा। तो सुनो मिस ओबेरॉय, मेरा कोई भी गेम लिमिट में नहीं होता। अंकिता ने उसकी शर्ट के कॉलर को खींचते हुए कहा। और मैं कोई ट्रॉफी नहीं जो किसी गेम में जीत ली जाए। रायडन मुस्कुराया। ट्रॉफी नहीं, लेकिन तुम वो आग हो जो सिर्फ मुझे जलाने का हक देती है। फिर उसके होंठ अंकिता की गर्दन के पास पहुंचे, धीरे, जानबूझकर। एक किस और फिर एक हल्का सा बाइट। अंकिता की सांसें गड़बड़ा गईं। मैं वही हूं जिससे तुम्हें बचना चाहिए था, रायडन ने कहा। लेकिन अब तुम खुद चलकर आई हो, और मैं तुम्हें लौटने नहीं दूंगा। अंकिता पूरी तरह उसकी बाहों में थी। उसके होंठ कांप रहे थे, पर वो रुक नहीं रही थी। तो फिर उसने धीरे से कहा, इस बार तुम हार जाओगे रायडन, क्योंकि मैं भी अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। उस कॉरिडोर में खामोशी में बस दो तेज होती सांसों की आवाज गूंज रही थी। रायडन ने अंकिता के होंठों पर जैसे ही अपने होंठ रखे, सब कुछ रुक गया। वक्त भी, सोच भी। किस गहरा था, पैशनेट, पजेसिव और पूरी तरह जज्बातों में डूबा हुआ।
अंकिता की पलकों ने झपकना भी छोड़ दिया था। उसका बदन कांप तो रहा था लेकिन पीछे नहीं हट रहा था। उसके हाथ अनायास रायडन की शर्ट के कॉलर पर टिक चुके थे। रायडन की उंगलियां उसकी खुली पीठ पर घूम रही थीं, धीरे से, जैसे हर नस पर अपना नाम लिख देना चाहता हो। ये वो पल था जो शायद गलत था मगर उतना ही सच्चा भी। लेकिन दो जोड़ी आंखों ने उस सीन को देख लिया। अंकिता! अर्पिता की तेज आवाज ने जैसे पूरा कॉरिडोर हिला दिया। अंकिता एकदम से पीछे हटी, जैसे किसी ने उसे पानी की तेज बौछार से होश में ला दिया हो। उसकी नजरें अर्पिता और सौम्या पर पड़ी, जो लिफ्ट के पास खड़ी थीं, एकदम सन्न और गुस्से से भरी हुई। आपूदी! अंकिता बुरी तरह घबरा गई। अर्पिता ने एक पल की भी देर नहीं की। गुस्से में वो सीधे आई और अंकिता की कलाई पकड़कर झटके से खींचा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसकी आवाज ऊंची थी, आंखों में तूफान। तुम इस वेयरवुल्फ को किस कर रही थी? तुम भूल गई ये वही हैं जो हमारे खून के प्यासे हैं। अंकिता एक पल को कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें शर्म से झुकी हुईं। रायडन अब भी वहीं खड़ा था, शांत लेकिन अलर्ट। फिर अंकिता ने धीरे से उसकी तरफ देखा। सब एक जैसे नहीं होते। उसकी आवाज में अब हल्की कंपी थी। अर्पिता को उसका ये जवाब और भी भड़का गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, रायडन ने धीरे से अंकिता का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसे कुछ कहने से पहले, मुझे समझो। रायडन की आवाज ठंडी थी लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। अंकिता को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अंकिता कुछ सेकंड तक उसे बस देखती रही। वो आंखें जिनमें नफरत नहीं थी बल्कि एक बेचैन सी मोहब्बत थी। अंकिता हल्के से कहा, रायडन तुम अभी जाओ। रायडन ने बिना कुछ कहे अंकिता का माथा चूमा और वहां से चला गया। अब कॉरिडोर 3 लड़कियों के बीच का रणभूमि बन चुका था। अर्पिता सीधा अंकिता के सामने आई। क्या तुम्हें होश नहीं है अंकिता? जो हमारे खून के दुश्मन है, उनके बेटे से तू रोमांस कर रही थी? अंकिता ने थोड़ी देर चुप रहकर गहरी सांस ली और फिर मुंह बनाकर कहा, बस आपूदी, बचपन से लेकर अब तक फैमिली ने हमें इतने डोंट डू दिस में बांध रखा है कि हमारी अपनी लाइफ ही नहीं बची। अब बस मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मर्जी से जीना मतलब वेयरवुल्फ से प्यार? अर्पिता ने गुस्से से पूछा। प्यार हुआ है या नहीं मुझे नहीं पता, अंकिता ने कहा, लेकिन इतना पता है कि आज पहली बार मैं खुद से झूठ नहीं बोल रही थी। ये सुनते ही अर्पिता ने माथा पकड़ लिया। ओह गॉड, ये लड़की आग से खेल रही है और उसे मजा आ रहा है। इतना कहकर वह खुद कुर्सी पर बैठ गई, गुस्से से बुदबुदाते हुए। सौम्या जो अब तक चुप खड़ी थी, वो धीरे से अर्पिता के पास आई और उसकी पीठ पर हाथ रखा। आपूदी, उसने हल्की आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि रायडन वैसा है जैसा हम सोच रहे हैं। अर्पिता ने हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, अंकिता को भी नहीं। उस वक्त जब वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अर्पिता की आंखों में अब कंफ्यूजन था। लेकिन वो एक वेयरवुल्फ है सौम्या, और हमने अपनी आंखों से देखा है कि उनके परिवार के वेयरवुल्फ ने हमारे पैलेस पर कुछ दिन पहले हमला किया था। शायद, सौम्या ने धीरे से कहा, पर शायद अब कुछ बदल रहा है। अंकिता अब तक चुप खड़ी थी, लेकिन अब उसने भी सौम्या की बात पर गौर किया। शायद मैं गलत हूँ, उसने बुदबुदाते हुए कहा, पर मैं इस बार सिर्फ फैमिली की नहीं, अपने दिल की भी सुनना चाहती हूँ। अर्पिता ने एक लंबी सांस ली, फिर आंखें बंद की जैसे खुद से जंग लड़ रही हो। ये खेल बहुत बड़ा है अंकिता, और अगर तुम हार गई तो इसकी कीमत सिर्फ दिल टूटने से नहीं चुकाई जाएगी, जान से चुकानी पड़ सकती है। अंकिता ने अपनी बहन की आंखों में देखा। प्लीज आपूदी, भाषण मत दो। ओबेरॉय पैलेस में अंशा का प्लाजो सूट अब हल्दी और पसीने से सना हुआ था। बाल बिखरे हुए थे और उसकी खूबसूरत आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे। विक्रांत की फैमिली ने उसकी क्यूटनेस छीन ली थी। सिर्फ मैं अकेली इतने सारे लोगों के लिए खाना कैसे बनाऊंगी? उसने गैस ऑन करते हुए खुद से पूछा। दाल का कुकर चढ़ाया, बर्तन धोने के बाद चावल के लिए भगोना रखा, सब्जी काटनी बाकी थी। फ्रीज खोलते ही उसमें रखा मीट देखकर उसका मन घबरा गया। नॉनवेज भी बनाना है और सबको टाइम पे चाहिए। पीछे से एक सर्वेंट गुजर रही थी। अंशा ने एक उम्मीद के साथ उसे आवाज दी, सुनो,
जरा प्याज काटने में मदद कर दो। उसने पलटकर देखा भी नहीं, जैसे किसी ने साफ हिदायत दी हो। उससे बात भी मत करना। तभी किचन की टच स्क्रीन पर टाइमर बीप करने लगा। कुकर की सीटियां बज चुकी थीं। अंशा घबरा गई। अरे नहीं, दाल जल गई क्या? उसने दौड़कर कुकर उतारा। भाप उसके हाथ पर लगी और वो चीख पड़ी, आह! उसने तेजी से पानी के नीचे हाथ रखा और दूसरी तरफ गैस पर रखी सब्जी अब सुलगने लगी थी। गॉड, ये मैं कैसे करूं? कैसे संभालूं अकेले सब कुछ? फ्रीज से सब्जियां निकालते वक्त वो थक चुकी थी। पेट खाली था, सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब रात का खाना पूरी फैमिली के लिए अकेले उसके सिर पर था। इतने लोगों के लिए खाना बनाना सिर्फ शौक नहीं होता, मेहनत होती है। और जब कोई तुम्हें हर पल नीचा दिखा रहा हो तब तो और भी भारी लगता है। उसने अपने होंठ भींच लिए, आंसू नहीं बहाए, बस सांस गहरी ली और प्याज काटना शुरू किया। हर टुकड़ा काटते वक्त उसके जहन में वो तमाम बातें घूम रही थीं। बिल्लू का बाउल, अस्तबल की सफाई। अब ये पीछे से मोहिनी की आवाज गूंजी, ज्यादा टाइम मत लगाना, ठीक 9 बजे खाना डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए वरना। अंशा कुछ नहीं बोली। उसका गला भर आया, लेकिन उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। उसने बस धीमे से खुद को जवाब दिया, वरना फिर कुछ नया जुल्म तैयार होगा, है ना? तेल में प्याज गिरते ही चटचट की आवाज आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्याज की वजह से नहीं, इस हालात की वजह से। जैसे तैसे उसने सब्जी, दाल, चावल, सलाद सब तैयार किया। बीच में गैस खत्म हो गई। सिलेंडर बदलने भी उसी को जाना पड़ा। सब्जियों में नमक डालना भूल गई थी, तो आखिरी वक्त में सब निकालकर दोबारा तड़का लगाया। एक कोने में रखे आईने में उसने खुद को देखा। कभी इस घर की बहू थी मैं, आज किसी कुक से भी बदतर। वो थाली में खाना सजा ही रही थी कि फ्रूट जूस के ग्लास फूटकर गिर गए। अब सफाई भी खुद ही करनी है। घुटनों पर बैठकर किचन के महंगे मार्बल फर्श को रगड़ते हुए उसके मुंह से बस यही निकला, हबी, काश आप अभी होते, बस एक बार कह देते, अंशा चलो यहाँ से, मैं सब छोड़ देती। एक तरफ गैस का बर्नर अब भी ऑन था। वो थकी सी वहां पहुंची, बंद किया, फिर फ्रीज का दरवाजा ठीक से चेक किया, क्योंकि उसे पता था कोई बहाना मत देना मोहिनी चाची को, नहीं तो फिर एक और सजा मिल जाएगी। डिनर बनने के बाद अंशा डाइनिंग टेबल डिनर लगा चुकी थी। अंशा एक कोने में खड़ी थी, जैसे कोई गुलाम हो। सब लोग खाना खाते हुए ठहाके लगा रहे थे और बीच बीच में उसकी बुराई करते जा रहे थे। प्रशांत चम्मच रखते हुए बोले, सारा नमक जिंदगी में घोल दिया इस अंशु ने। पीयूष ने भी अपनी प्लेट पर कटाक्ष करते हुए कहा, खाना ऐसा है कि पेट भरेगा नहीं, गुस्सा जरूर आएगा। प्रशांत मुंह बिगाड़ते हुए बोला, पता नहीं इसको बहू बनने का सौभाग्य कैसे मिल गया इस खानदान में। गजेंद्र जी गहरी सांस लेकर बोले, अगर ये हमारे काम की ना होती तो इसको हम ओबेरॉय खानदान की बहू तो क्या नौकरानी भी ना बनने देते। अंशा का गला भर आया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। मोहिनी ने उठते हुए उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। जब कहती हूँ तमीज से काम कर तो कर, नौकरों से भी बदतर खाना बनाती है तू। अंशा दर्द से कराह उठी, छोड़ो मेरा हाथ, बहुत दर्द हो रहा है। तभी कुसुम जी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, अंशु तुम ये सब क्यों सह रही हो? क्या जरूरत है इतनी तकलीफ उठाने की? हमारी जादुई खंजर ढूंढने में मदद करो, सब आसान हो जाएगा। अंशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं तब तक कुछ नहीं कहूंगी जब तक अपने हबी से बात नहीं कर लेती। मुझे उनसे बात करनी है, बस एक बार। कुसुम जी ने वैदेही की ओर देखा, विक्रांत को कॉल लगाओ, इसकी बात कर पाओ। वैदेही थोड़ी नाखुश दिखी, लेकिन फोन निकाला और नंबर डायल किया। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। फोन कुछ सेकंड्स तक बजता रहा, फिर हेलो। विक्रांत की गहरी और सख्त आवाज सुनाई दी और अंशा, उसकी आंखें भर आईं। हबी, वो बस इतना ही बोल पाई और फिर जोर से फूट पड़ी। What happened, sweetheart? Why are you crying? अंशा हिचकते हुए बोली, आपके जाने के बाद इन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। बिल्लू के बाउल में खाना खिलाया, अस्तबल साफ करवाया, मेरा फोन छीन लिया, खाना बनवाया, सबके ताने। विक्रांत की सांस रुक सी गई। बस अब एक लफ्ज और मत बोलो स्वीट हार्ट, मैं आ रहा हूं अभी। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। वहां खड़ी अंशा ने आंखें पोंछी और फिर उसकी आंखों में वही तेज, वही चमक लौट आई जो कुछ दिन पहले खो गई थी।
उसने मोहिनी की आंखों में आंखें डालकर बोला। अब डरने की बारी आपकी है मोहिनी चाची, मोहिनी सकपकाते हुए बोली। क्या मतलब? अंशा एक कड़क अंदाज में मुस्कुराई। आप अपने लिए हॉस्पिटल में एक वीआईपी रूम बुक करवा लीजिए, क्योंकि मेरे हब्बी जब आएंगे ना तो ओबेरॉय पैलेस को अखाड़ा बना देंगे। मोहिनी गुस्से से कांपते हुए चिल्लाई। तू धमकी दे रही है मुझे? अंशा सीधी खड़ी हुई। नहीं, मैं तो बस आपको रिमाइंड कर रही हूँ, आपके जुल्मों की ईएमआई अब पूरी हो चुकी है। अब ब्याज के साथ पेमेंट ले जाने आ रहे हैं मिस्टर विक्रांत ओबेरॉय। पूरा हॉल एक पल को शांत हो गया। वैदेही के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। भूषण धीरे से फुसफुसाया। अगर विक्रांत सच में आ गया तो सबकी बैंड बज जाएगी। पीयूष कांपती आवाज में बोला। मैंने तो बस नमक की बात की थी। अंशा अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसने प्लेट्स उठाई और जाते जाते एक नजर मोहिनी पर डाली। तैयार रहिए, अब सजा की रात शुरू होने वाली है। वही डिनर के बाद अंकिता बिस्तर पर अधलेटी सी कोई किताब पढ़ रही थी जब अचानक खिड़की की ओर से हल्की सी सरसराहट हुई। कौन? वो घबरा कर उठी, लेकिन अगले ही पल एक जाना पहचाना चेहरा उसकी नजरों के सामने था। रायडन, काले कपड़ों में, बिल्कुल साया बनकर, जैसे रात खुद उसके लिए रास्ता बनाकर लाई हो। तुम पागल हो गए हो क्या? अंकिता फुसफुसाई। अगर किसी ने देख लिया तो घर में भूचाल आ जाएगा। रायडन कमरे में अंदर आता गया, जैसे उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। देख भी लें तो क्या? वो मुस्कुराया। तब समझेंगे कि ओबेरॉय खानदान की बेटी का टेस्ट कितना क्लासी है। रायडन, मजाक मत करो प्लीज। किसी ने सुन लिया तो। रायडन ने अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख दी। इतनी देर तक तुम्हारे कमरे में आने के बारे में सोचते सोचते मेरा दम घुटने लगा था। अब आया हूं तो जाने का कोई मूड नहीं है। अंकिता की सांसें गड़बड़ाने लगी। उसकी उंगलियां कांप गईं। तुम क्या करने आए हो? उसकी आवाज अब धीमी हो चली थी। रायडन ने धीरे धीरे उसके करीब आकर जवाब दिया। वो सब जो तुम्हारे दिमाग में अभी चल रहा है। फिर बिना वक्त गंवाए उसने अंकिता को अपनी बाहों में भर लिया। उसका चेहरा अब बिल्कुल अंकिता के चेहरे के पास था। तुम्हें पता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी ये नाइटी इतनी मासूम लग रही है और उतनी ही जानलेवा भी। अंकिता ने हल्की सी सिहरन के साथ कहा, तुम सुधरे नहीं हो और तुम अब तक बहकने से खुद को रोक नहीं पाई। रायडन ने धीरे से उसके गाल को चूमा। अंकिता ने आंखें बंद कर लीं। रायडन ने उसकी गर्दन पर होंठ रखे और वहीं से उसकी हथेलियां उसकी कमर की तरफ खिसकने लगीं। रायडन, अंकिता की आवाज जैसे अंदर ही अटक गई। शांत रहो। रायडन ने फुसफुसाते हुए कहा, ये रात चिल्लाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। उसकी उंगलियां अब उसकी खुली पीठ को छू रही थीं। हर टच ऐसा जैसे उसकी हर नस पर आग की एक रेखा खींच रहा हो। तुम्हें पता है, रायडन ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, तुम्हारे कमरे की खुशबू भी तुम्हारी तरह लाजवाब है, लेकिन मुझे तो असली महक अभी हाथ लगी है। अंकिता ने शर्माते हुए उसे धक्का देने की कोशिश की। जाओ यहां से, किसी ने देख लिया तो तुम क्या करोगी? रायडन ने नजदीक आकर पूछा। पापा को बोलोगी कि तुम्हारा दुश्मन आधी रात को तुम्हारे कमरे में घुसा और तुम्हें पागल बना गया? अंकिता उसकी इस बात पर हंस दी, लेकिन अगले ही पल रायडन ने उसे पास खींचकर उसकी कमर को ऐसे थामा जैसे कोई खजाना पकड़ लिया हो। तुम्हारे होंठ, रायडन ने कहा। मैं सोच रहा था कि आज बस देखूंगा, लेकिन अब लग रहा है इनका स्वाद लिए बिना जाऊं तो ज्यादती हो जाएगी। और फिर उसने दोबारा उसे किस किया, इस बार और ज्यादा पैशनेट और बेकाबू। अंकिता ने उसकी शर्ट के कॉलर को थाम लिया और उसकी सीने से लग गई। रायडन, उसकी आवाज अब पूरी तरह कांप रही थी। हाँ बोलो, रायडन ने उसके कान में सांस छोड़ते हुए कहा। ये सब गलत है ना? सही गलत बाद में सोचेंगे, फिलहाल तो सिर्फ इतना सोचो कि तुम्हारा दुश्मन अब भी तुम्हें पागल कर देने वाला है। अंकिता हंसते हुए बोली, ओह रियली? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ बेबी। रायडन ने उसकी नाइटी की डोरी को हल्के से छूते हुए कहा। उसकी उंगलियों की हलचल अब सीने तक आ चुकी थी। वो हर टच में शरारत छिपाए हुए था। अगर कोई दरवाजे के बाहर सुन रहा है ना, तो उसे भी जलन होनी चाहिए। इतनी लकी तुम हो। पागल हो तुम। अंकिता ने मुस्कुराते हुए उसे मुक्का मारा। पागल? लेकिन सिर्फ तुम्हारा। रायडन ने अब उसे बिस्तर की ओर धकेला और खुद भी उसके पास बैठ गया।
अब तो लग रहा है, उसने आंखों में डूबकर कहा। तुम्हारे बिस्तर से ज्यादा मुझे कोई जगह पसंद नहीं आने वाली, अंकिता ने शरारती अंदाज में कहा। पर मेरा बिस्तर सिर्फ उन लोगों के लिए आरक्षित है जो अच्छे बच्चे होते हैं। तो आज रात एक शरारती बच्चा तुम्हें सबक सिखाने आया है, राइडन ने मुस्कुराते हुए कहा। कमरे में सन्नाटा था, पर दीवारों को भी सब सुनाई दे रहा था। अंकिता की सांसें अब भी तेज थीं। राइडन का चेहरा उसके बेहद करीब था। उसकी उंगलियां अब भी उसके कंधों पर टिकी हुई थीं। अब तो बच नहीं सकती, मिस ओबेरॉय, राइडन ने उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा। कमरे में दरवाजा बंद है और मेरा सब्र भी। अंकिता की आंखें झुकी थीं, पर उसके होंठों पर एक अनजानी मुस्कान खेल रही थी। तुम हर लड़की से ऐसे ही बोलते हो? अंकिता ने फुसफुसाकर पूछा। राइडन उसकी गर्दन से होते हुए कॉलर बोन तक आ चुका था। नहीं, उसने बाइट करते हुए जवाब दिया। अंकिता ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ ली और खुद को पिलाने से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। वो धीमी आवाज में बोली, राइडन क्या है? राइडन ने पल भर को उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, तुम्हारे लिए तोहफा समझ लो। सजा तब मिलेगी जब तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगी। उसकी उंगलियां अब उसकी कमर से होकर उसकी नाइटी के स्लिट तक पहुंच गई थीं। तुम जानते हो ना, अंकिता ने उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, यह सब बहुत गलत है। गलत तो वो होता जो मैं अभी तक सोच रहा था, पर तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि पाप भी मुझे पूजा जैसा लग रहा है। फिर उसने उसके होंठों पर एक पैशनेट किस करने लगा, इस बार गहराई से, बिना कोई कसर छोड़े। अंकिता की उंगलियां उसकी पीठ पर कस गईं। वो अब खुद को रोकने के मूड में नहीं थी। एक लंबी किस के बाद, तुम्हारे होंठ, राइडन ने थोड़ा हटते हुए कहा, इतने मुलायम हैं, जैसे किस करने के लिए बनाए गए हों। पर गलती मेरी है, मैंने देर कर दी। तो अब क्या करोगे? अंकिता ने धीमे से पूछा। अब? राइडन ने शरारती लहजे में कहा, अब हर वो गलती दोहराऊंगा जो मुझे तुम्हारे और करीब ले आए। उसने उसकी ठुड्डी को पकड़कर ऊपर किया और एक लंबा गहरा किस किया, जैसे हर पल की प्यास एक ही पल में बुझानी हो। फिर उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके गले के पास गईं और वहां की चेन को छूने लगीं। तुम्हारा ये नेकलेस, उसने कहा, अब मेरी सबसे बड़ी जलन है, क्योंकि ये तुम्हारे करीब है और मैं उससे भी ज्यादा करीब होना चाहता हूँ। राइडन, अंकिता की सांस रुकने सी लगी थी। हाँ बेबी, राइडन ने उसके कान के पास कहा, तुम्हारी ये सांसें, ये धड़कनें, सब मेरी हो चुकी हैं। अब अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो उसका दम मैं निकाल दूंगा। फिर उसने उसकी नाइटी की डोरी को हल्के से खींचा और उसकी खुली पीठ पर अपनी उंगलियां फिराई। तुम्हारी स्किन, उसने बाइट करते हुए कहा, इतनी स्मूथ है कि मैं इसे पढ़ सकता हूं, और अभी मेरा दिल कुछ रोमांटिक नहीं, सिर्फ नोटी पोएट्री सुनाना चाहता है। अंकिता ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। तुम सिर्फ जुबान से फायर नहीं करते, तुम्हारे हर टच में आग है। राइडन हंसा। तो फिर आज रात खुद को जला डालो, मैं तो बस तुम्हारा लाइटर हूं। राइडन ने उसकी थाई पर हाथ रखते हुए डीप वाइनेस में कहा, यू आर वेरी टेस्टी। फिर उसने बारी बारी उसकी गर्दन, कंधे, कॉलर बोन और क्लेविकल पर किस की बारिश कर दी। हर जगह एक किस, एक बाइट, एक निशान, जैसे वो अपनी मौजूदगी उसकी हर नस में दर्ज कर रहा हो। राइडन, अब तो रुक जाओ, अंकिता ने थक कर कहा। अभी से हार मान रही हो? वो हंसा। मैडम, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली शो तो बाकी है। उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी शर्ट के बटन पर ले गया। अब बारी तुम्हारी है, उसने धीरे से कहा। जरा दिखाओ, वेयरवुल्फ की वाइफ बनने लायक हो या नहीं। अंकिता ने हंसते हुए शर्ट का पहला बटन खोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर बटन के साथ उसकी धड़कन तेज होती गई। अब बोलो, उसने शरारत से पूछा। सिर्फ दिखने में ही हॉट हो या सेंस भी है तुम्हारे पास? तुम्हारा हर सवाल मुझे और भूखा बना देता है, राइडन ने कहा, और फिर एक और बाइट उसके गले के नीचे की। दोनों के होंठ फिर मिल गए और राइडन के हाथ अंकिता की बाइंडी पर फ्लो कर रहे थे और अंकिता के हाथ राइडन के हाथों में चल रहे थे। दोनों एक दूसरे को डीप किस कर रहे थे। लंबी किस के बाद दोनों अलग होते हैं, अलग। अंकिता की सांसें अब तक तेज थीं। राइडन की उंगलियों की हर हरकत उसके रीढ़ की हड्डी में जैसे बिजलियां दौड़ा रही थीं। तुम जानते हो, अगर किसी ने देख लिया तो, अंकिता धीमे से फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज में डर से ज्यादा खुमार था।
रायडन ने उसकी पलकों पर अपनी उंगलियां रख दी तो कह देना रात का सपना था जो नींद खुलते ही चला गया। अगले ही पल उसने धीरे से उसके बालों में उंगलियां फिराईं और उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा झुका दिया। उसकी सांसें उस जगह को गर्म कर रही थीं, जहां अभी तक सिर्फ सर्द हवा का असर था। तुम्हें पता है अंकिता, रायडन की आवाज और भी धीमी और भी भारी थी, तुम्हारी ये फिजूल की बहसें, ये डर मुझे और पास खींचते हैं। अंकिता ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अब सिर्फ लस्ट नहीं था, कुछ और भी था, कुछ डेंजरस और कुछ बेहद पर्सनल। उसने धीरे से कहा, मैं पागल नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे पास होकर खुद को रोक भी नहीं पा रही। रायडन ने बिना जवाब दिए उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस दी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उनके बीच अब सिर्फ सांसों की आवाज थी। उसने उसकी ठोड़ी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और अपने होठों को उसके होठों के बेहद करीब ले आया। अगर ये पागलपन है तो मुझे भी इसका हिस्सा बनना है। अगले ही पल उनके होठों की दूरी खत्म हो चुकी थी। उसके हाथ अब अंकिता की पीठ पर घूमते हुए उसके नाइटी के स्ट्रैप तक पहुंच चुके थे। अंकिता की उंगलियां उसकी शर्ट के कॉलर में उलझ गई थीं। उस सर्द रात में उनका हर टच गर्माहट की लहर पैदा कर रहा था। रायडन ने उसकी गर्दन पर हल्के से अपनी जुबान फिराई और एक गहरी सांस ली। तुम्हारी स्किन पर मेरा नाम लिखा होना चाहिए। अंकिता की सिसकी उसके कानों के पास से निकली। तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो। रायडन मुस्कुराया। ओवर नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंट हूं। उसने धीरे से उसकी गर्दन पर हल्का बाइट किया। अंकिता की कमर झंझना उठी। रायडन का हाथ अब अंकिता की पीठ से नीचे नाइटी की सिल्क फैब्रिक पर सरक रहा था। तुम्हारे कपड़े भी मेरी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अंकिता ने हल्के से उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, तो उन्हें रास्ते से हटाओ ताकि बहस बंद हो। रायडन की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो अब पूरी तरह उस पर झुका था। उसने उसे धीरे से बेड पर धकेला, लेकिन उसकी पकड़ बेहद कोमल थी, जैसे कोई चुपचाप उसकी रूह से वादा कर रहा हो कि तोड़ूंगा नहीं, लेकिन बिखरा जरूर दूंगा। तुम्हें पता है, रायडन ने उसके कान के पास झुकते हुए कहा, इस पल के लिए मैंने सोच से ज्यादा ख्वाब देखे हैं, लेकिन रियल में ये ख्वाब से भी ज्यादा खूबसूरत है। तभी अंकिता के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंकिता, ओपन द डोर, अभी। मोहिनी की आवाज तीखी और बेचैन थी। अंकिता का चेहरा एक झटके में डर से फीका पड़ गया। उसकी सांसें अब रायडन की सांसों से मेल नहीं खा रही थीं, बल्कि डर की घबराहट में बेतरतीब हो चुकी थीं। ये माए नम है। अंकिता ने धीमे से रायडन के कान में फुसफुसाया, तुम प्लीज यहां से जाओ अभी। रायडन का चेहरा पहले कुछ पल को शांत रहा, फिर उसने सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं नहीं जा रहा। मैं यहाँ आया हूं तो बस तुम्हारे लिए। पागल हो क्या? अंकिता ने उसके सीने पर हल्की सी हथेली रखकर धकेलना चाहा। वो दरवाजा तोड़ देंगे अगर नहीं खुला। तुम समझ नहीं रहे, बात अगर खुल गई तो पूरा घर सिर पर उठा लेगी। लेकिन रायडन तो जैसे जिद की आग में झुलस रहा था। उसने उसकी कलाई पकड़ ली, हल्के से मुस्कुराया। अगर तुम्हारी मायम को लगता है कि उनकी बेटी मासूम सी सो रही है, तो क्यों ना वहीं दिखाया जाए। अगले ही पल रायडन उठ खड़ा हुआ और क्लोजेट रूम के दरवाजे के अंदर चला गया और वहां से हल्के से झांकते हुए बोला, शो टाइम। अंकिता का दिल जैसे सीने से निकलकर जमीन पर गिरने वाला था। उसने तेजी से नाइटी के स्ट्रैप को सीधा किया, बालों को उलझे हुए हाथों से जल्दी से सुलझाया और बस्तर को ठीक करते हुए किसी तरह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करने लगी। दरवाजे के बाहर अब मोहिनी की आवाज और तेज हो चुकी थी। अंकिता, ओपन द डोर, डोंट फोर्स मी। अगले ही पल क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। मोहिनी हाथ में डुप्लीकेट चाबी लिए दरवाजे में खड़ी थी, चेहरे पर गुस्सा और चिंता का मिला जुला एक्सप्रेशन। कमरे के अंदर हल्की लाइट जल रही थी, पर्दे अभी भी लहरा रहे थे और बेड पर अंकिता सोने का नाटक कर रही थी, एक हाथ सिर के नीचे, दूसरी चादर पर फैली, जैसे किसी गहरी नींद में हो। मोहिनी की आंखों ने कमरे को स्कैन किया और सब कुछ ठीक देखकर रिलैक्स हुई। अंकिता ने बिना आंखें खोले करवट बदली और नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, मम्मा सोने दो ना। मोहिनी के होंठ सख्त हो गए। उसने एक कदम कमरे में रखा, उसके पास जाकर हल्के से कंधा झकझोरा। अभी लाइट्स ऑन है,
और तुम इतनी गहरी नींद में? अंकिता ने आंखें मिचमिचाई, जैसे अभी जगी हो। हाँ मायनम, बस। पढ़ते पढ़ते आंख लग गई थी। मोहिनी ने फिर चारों ओर देखा, फिर कमरे की तरफ का दरवाजा चेक किया, वॉशरूम के दरवाजे को झांका और आखिर में क्लोजेट रूम की ओर देखा, जहां रायडन छुपा था। अंदर रायडन की सांसें भी अब धीरे धीरे चल रही थीं। वॉशरूम के दरवाजे को झांका और आखिर में क्लोजेट रूम की ओर देखा, जहां रायडन छुपा था। अंदर रायडन की सांसें भी अब धीरे धीरे चल रही थीं। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी, जैसे वो इस पूरे ड्रामे का मजा ले रहा हो। ये 2 बजे कौन पढ़ता है? मोहिनी बड़बड़ाई, फिर बोली, सो जाओ अब और दरवाजा लॉक करके सोना। ओके माय नॉम। अंकिता ने पलकें झपकाई और मोहिनी भारी कदमों से बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ और लॉक भी। एक लंबी चुप्पी कमरे पर छा गई। 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर रायडन की आवाज क्लोसेट के अंदर से आई। तुम्हारी एक्टिंग को ऑस्कर मिलना चाहिए, मिस ओबेरॉय। अंकिता ने चुपचाप दरवाजे की तरफ देखा, फिर रायडन की ओर मुड़ी, जो अब क्लोसेट से बाहर आ चुका था। उसके बाल थोड़े बिखरे थे, चेहरा बदमाशी से चमक रहा था। अब तो चली जाओ, अंकिता ने धीरे से कहा। इतनी मेहनत से छुपा हूं, अब तो इनाम भी चाहिए। रायडन मुस्कुराया और फिर धीरे से आगे बढ़ा। अंकिता उसकी तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराई। तुम सुधरोगे नहीं? बिल्कुल नहीं, उसने आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि मुझे बिगाड़ने वाली खुद तुम हो। वही दूसरी ओर मोहिनी अपने कमरे में चक्कर काट रही थी, माथे पर पसीना, आंखों में डर। वही मोहिनी जो 2 दिन पहले तक अंशा के बाल खींचती थी, अब हर आवाज पर चौंक रही थी। कहीं सच में विक्रांत आ गया तो? वो खुद से बड़बड़ा रही थी। उस अंशा ने जो धमकी दी वो झूठ नहीं लग रही थी। भूषण मोहिनी को टेंशन में देखकर बोला, मोहिनी रिलैक्स, जो होगा देखा जाएगा। उधर वैदेही अपने बेडरूम में एक कॉफी कप पकड़े बैठी थी, लेकिन कॉफी की जगह उसका ध्यान बस एक ही बात पर अटका था, विक्रांत किसका साथ देगा। वही पीयूष और प्रशांत भी अपने कमरों में चुपचाप थे। किसी ने टीवी नहीं चलाया, किसी ने मोबाइल में रील्स नहीं देखे। सब बस एक ही सवाल से परेशान थे, अब क्या होगा। और वहीं अंशा सारा काम करके किचन से गुनगुनाती हुई निकलती है, हाथ में एक चम्मच, जैसे वो कोई माइक हो। आएगा आएगा, मेरा वाला आएगा, तेरे जुल्मों का हिसाब वो खुद ले जाएगा। वो जैसे ही मोहिनी के कमरे के पास से निकलती है, जोर से चम्मच दीवार पर ठोकती है। डर लग रहा है मोहिनी चाची? अभी तो रात अभी बाकी है। मोहिनी चौंक कर बाहर निकली। तू क्या कह रही है, पागल हो गई है? अंशा ईविल स्माइल के साथ बोली। पागल तो आप सब करने की कोशिश कर रहे थे मुझे, लेकिन अब जो गेम पलट गया है उसका मजा आ रहा है। वो फूदकते हुई वैदेही के रूम में पहुंचती है, जो अभी भी कॉफी के कप को घूर रही थी। क्या हुआ सासू मम्मा, कॉफी ठंडी हो गई या बेटा जोरू का गुलाम है? ये बात चुभ रही है, वैदेही ने तेज आवाज में बोली। अंशा, अपनी हद में रहो। अंशा आगे बढ़कर टेबल पर हाथ रखती है, आंखें उसकी आंखों में डालती हैं। अब हद का लेक्चर मत दो सासू मम्मा, अब तो बस एक हद होगी। विक्रांत सर आप सबकी हर हरकत का हिसाब लेकर लौटेगा। चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं, वैदेही ने डपटते हुए कहा। मुझे सब पता है, अंशा ने आंखें नचाते हुए कहा, और मुझे एक बात और भी पता है, आप सबके कपड़े अब सूखने नहीं वाले, पसीने से भीगे रहेंगे जब मेरे हबी यहाँ लैंड करेंगे। अगली सुबह ओबेरॉय पैलेस की टेरेस पर अचानक तेज हवा चलने लगी। पूरा स्टाफ ऊपर की तरफ देखने लगा। कुछ ही पल में आसमान में एक हेलीकॉप्टर की गूंज गूंजने लगी। भारी गरजती आवाज, जैसे बादल खुद वार्निंग दे रहे हों। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे लैंड हो गया। जैसे ही उसके ब्लेड रुके, दरवाजा खुला और नीचे उतरा विक्रांत। ब्लैक सूट, ब्लैक सनग्लासेस, तेज चाल और चेहरे पर वही बर्फ सा ठंडा गुस्सा। उसने किसी को नहीं देखा, सीधे आगे बढ़ा और पूछा, अंशा कहाँ है? मोहिनी जल्दी से बोली, बेटा वो तो अभी अंदर है। कीप क्वाइट। विक्रांत की आंखें उसकी तरफ घूमे। आपकी आवाज मेरे कानों को अब जहरीली लगती है। विक्रांत पैलेस के हॉल में एंटर हुआ। अंशा सामने सीढ़ियों पर खड़ी थी, आंखों में नमी, पर चेहरे पर वही शरारती मुस्कान आ गए। हबी? विक्रांत सीधा अंशा के पास गया, उसके सामने झुका, उसकी उंगलियां पकड़ी और सबके सामने कहा, आई मिस्ड यू स्वीट हार्ट।
पूरे हॉल में सन्नाटा। फिर विक्रांत उठा और पूरी फैमिली को देखा और कोल्ड वाइनेस में बोला, अब से मेरी वाइफ की तरफ कोई उंगली भी उठी तो वो हाथ हमेशा के लिए टूटेगा। भूषण कुछ कहने ही वाला था, लेकिन विक्रांत ने उसकी ओर इशारा करके कहा, बोलने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो चुका, अब सिर्फ मेरी सुनोगे। लेकिन बेटा, वो जादुई खंजर वैदेही बोलने लगी, खंजर की बात बाद में करेंगे, पहले उस लड़की की बात होगी जो इस घर में जलील होती रही, भूखी रही, अकेले लड़ती रही। फिर उसने अंशा की तरफ देखा, अगर तुम खंजर नहीं ढूंढना चाहती मत ढूंढो, ये तुम्हारी मर्जी है, किसी को कोई हक नहीं कि तुम पर दबाव डाले। अंशा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ आपके लिए सब करूं या ना करूं, ये मेरी चॉइस है और तुम्हारी हर चॉइस को अब मेरा साथ मिलेगा, विक्रांत ने कहा, क्योंकि इस घर में अब सिर्फ मेरी चलेगी। फिर वो सबकी ओर पलटा, ये घर अब अंशा की इज्जत से चलेगा, किसी की नफरत से नहीं, समझे? कोई कुछ नहीं बोला, हर चेहरा झुका हुआ था। अंशा ने धीरे से कहा, थैंक यू हाबी। विक्रांत ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, अब तुम सिर्फ मेरी रानी हो और इस पैलेस में अब तुम्हारा राज होगा। विक्रांत ने अंशा की आंखों में देखा, उसकी उंगलियां थामते हुए, लेकिन अंशा की आंखों से बहते आंसू थम नहीं रहे थे। विक्रांत हल्के से बोला, स्वीट हार्ट, अब मैं आ गया हूं ना, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अंशा ने सिर हिलाया, गला रूंधा हुआ था। हबी, बात सिर्फ मेरी नहीं है। उसका चेहरा और उदास हो गया। मेरे अंकल और आंटी, वो यहाँ इसी पैलेस में कैद हैं। विक्रांत के चेहरे पर से मुस्कान एक सेकंड में गायब हो गई। वो एकदम सीधा खड़ा हुआ, उसकी आंखों में वही बर्फ सी ठंडक और गुस्सा लौट आया। किसने किया ये? विक्रांत की आवाज गरजी। अंशा ने रघुवेंद्र और गजेंद्र की ओर देखा। इन्हीं लोगों ने मेरी फैमिली को बंधक बनाकर रखा है ताकि मैं वो जादुई खंजर ढूंढूं इनके लिए। विक्रांत ने पलटकर पूरे अपने परिवार को देखा और गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, अगर 5 मिनट में अंशा के अंकल आंटी आजाद नहीं हुए तो इस पैलेस में एक भी दीवार खड़ी नहीं रह जाएगी। गजेंद्र जी ने आंखों से अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड चुपचाप झुककर चला गया। और सुनो, विक्रांत ने और करीब आकर कहा, उनको सिर्फ छोड़ना नहीं, पूरे सम्मान के साथ छोड़ना। सबके चेहरे सफेद पड़ गए थे, विक्रांत के आगे तो सब फेल थे। अंशा ने फिर से विक्रांत की बांह पकड़ी, आंखों में दर्द और लाचारी थी। हाबी, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। क्या मतलब? मोहिनी चाची ने। अंशा की सांसें कांप रही थीं। बेबीज, उन्हें भी उनके कमरे में बंद कर रखा है। कई दिनों से मैंने उन्हें देखा तक नहीं। विक्रांत का चेहरा पत्थर सा सख्त हो गया। धीरे धीरे उसकी गर्दन मोहिनी की तरफ घूमी और आवाज उतनी ही ठंडी, उतनी ही जानलेवा, चाची जी, अगर 1 मिनट में बेबीज यहाँ नहीं दिखे तो आप अगली सुबह अपनी आंखें खोलेंगी भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं दूंगा। मोहिनी के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। हड़बड़ाकर उसने सिर हिलाया और सर्वेंट की तरफ चिल्लाई, जाओ जल्दी जल्दी जाकर बेबीज को लाओ, 1 सेकंड भी मत लगाना। अंशा फूट फूट कर रोने लगी। विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब कुछ नहीं होगा स्वीट हार्ट, अब न तुम अकेली हो और न ही हमारे बेबीज। कुछ ही देर में सैंडी की मीठी म्याऊं म्याऊं की आवाज, पेप्सी की भौंक और मैंगो की गूंजती दहाड़ पैलेस में सुनाई देने लगी। अंशा का चेहरा खिल उठा, जैसे उसकी जान लौट आई हो। वो झुककर तीनों को गले लगाते हुए रोने लगी। मेरे बच्चे, मेरी जान। विक्रांत पास खड़ा था। अभी सैंडी, पेप्सी और मैंगो को सीने से लगाए अंशा के आंसू थमे भी नहीं थे कि पीछे से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। लिविंग हॉल में बॉडीगार्ड अंदर आया। उसके पीछे पीछे 3 लोग और चल रहे थे। अंशा की नजर पड़ी और उसकी सांस अटक गई। अंकल, आंटी, शोभित, उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज गई। वो बिना कुछ सोचे समझे भागते हुए उनके गले लग गए। तीनों की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर राहत थी। अंशा ने अपने अंकल का चेहरा थामते हुए कहा, आप लोग ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? उसकी आंटी ने उसकी लटें पीछे करते हुए कहा, तू कैसी है बच्ची? हमें तो लगा था तू भी। शोभित ने माँ की बात काटते हुए कहा, अंशा, ये सब लोग राम से रावण कैसे बन गए? अंशा बस रोती रही और एक एक को फिर से गले लगाती रही, जैसे कई जन्मों बाद अपनों से मिली हो।
और शोभित के कान में धीरे से सब बताया। विक्रांत थोड़ी दूर खड़ा था, दोनों हाथ जेब में डाले। उसकी आंखें बस अंशा पर थीं, चेहरा सख्ता। अंशा के अंकल विक्रांत की फैमिली को देखकर बोले, हमें आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने अंशा और हमारे साथ धोखा किया। आपने हमारी अंशा को अपनी घर की बहू बस इसलिए बनाया ताकि वो आपके लिए वो जादुई खंजर ढूंढ सके। अंशा की आंटी बोली, अपने तो टीवी सीरियल के विलेन को भी पीछे छोड़ दिया।